नमस्कार, मैं आपके साथ प्रशांत धीमान और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर ये उत्तराखंड से। आपको बता दें, उत्तराखंड में मंत्रियों को दिए गए हैं जिलों के प्रभार। सतपाल महाराज को हरिद्वार का प्रभारी बनाया गया। वहीं गणेश जोशी को टिहरी और रुद्रप्रयाग का प्रभार धन सिंह रावत को और अल्मोड़ा और सुबोध उनियाल को दून का जिम्मा सौंपा गया। वहीं सौरभ बहुगुणा उत्तरकाशी और खजान दास को नैनीताल का प्रभार सौंपा गया। ये बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता दें, जहां मदन कौशिक को पौड़ी का प्रभारी बनाया गया, भरत चौधरी को चमोली और चंपावत की जिम्मेदारी मिली और रेखा आर्या को पिथौरागढ़ का प्रभारी मंत्री बनाया गया। वहीं प्रदीप बत्रा को उधम सिंह नगर का जिम्मा सौंपा गया। आप देखिए किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार सौंप दिए गए हैं। वहीं मंत्री राम सिंह केड़ा को बागेश्वर का प्रभार मिला है। ये बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता दें, जहां मदन कौशिक को पौड़ी का प्रभारी बनाया गया है, रेखा आर्या को पिथौरागढ़ का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, भरत चौधरी को चमोली और चंपावत की जिम्मेदारी मिली है। वहीं भरत चौधरी को चमोली और चंपावत की जिम्मेदारी के साथ साथ मदन कौशिक को पौड़ी का प्रभारी बनाया गया। खजान दास को नैनीताल का प्रभार मिला तो सौरभ बहुगुणा को उत्तरकाशी और उनियाल को दून का जिम्मा मिला है। ये बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता दें, जहां धन सिंह को भी अल्मोड़ा का प्रभार दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ है। योगेश, क्या कुछ जानकारी है इस खबर में? देखिए प्रशांत, उत्तराखंड में मंत्रियों को जिलों के प्रभार सौंपे गए हैं। ऐसे में जिस तरह से जो नए मंत्री बने हैं उनको भी जिलों के प्रभार जो है अब दे दिए हैं। सतपाल महाराज की अगर बात करें तो हरिद्वार जिले का उनको प्रभारी बनाया गया है। गणेश जोशी को टिहरी और रुद्रप्रयाग का प्रभारी बनाया गया है। धन सिंह रावत को अल्मोड़ा और सुबोध उनियाल को देहरादून का प्रभार सौंपा गया है। वहीं सौरभ बहुगुणा को उत्तरकाशी, खजान दास को नैनीताल की जिम्मेदारी दी गई है। मदन कौशिक की हम बात करें तो उनको पौड़ी जिले का प्रभारी बनाया गया है। भरत सिंह चौधरी को चमोली और चंपावत की जिम्मेदारी दी गई है। रेखा आर्य को पिथौरागढ़ का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। वहीं प्रदीप बत्रा को उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी दी गई है और राम सिंह केड़ा के मंत्री की अगर हम बात करें तो उनको बागेश्वर का प्रभार दिया गया है। यानी कि जिलों की जिम्मेदारी जो है अब इन पर रहेगी, चाहे वहाँ के विकास कार्यों की जो है समीक्षा की बात हो, चाहे वहाँ पर आने वाले वक्त में होने वाली समीक्षा बैठक के साथ साथ विकास की परियोजना दरअसल पर कितना काम हो पा रहा है उसकी बात हो, या फिर चुनाव को लेकर वहां से विधानसभा सीटों पर जीत की बात हो। तमाम फोकस जो है अब कहीं ना कहीं मंत्रियों पर रहने वाला है। इन मंत्रियों की जिम्मेदारी रहने वाली है कि वो किस तरह की रणनीति अब तैयार करेंगे। जी योगेश, क्या कुछ जानकारी है, किस आधार पर ये प्रभार बांटे गए हैं? क्या वोट बैंक का कोई मामला है? तो देखिए, जिस तरह से जिस जिले पर जितनी पकड़ जिस मंत्री की रहेगी उस हिसाब से उनको जिम्मा सौंपा गया है। उसके साथ साथ ये निश्चित तौर पर पूरा समीकरण देखना पड़ता है कि आखिरकार किस समीकरण को जो है कौन मंत्री साध सकता है। और उसी के हिसाब से जैसे सतपाल महाराज की बात करें तो हरिद्वार जिले में उनके काफी अनुयायी है, तो उनको कहीं ना कहीं उस चीज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहां पर वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं, तो उसका जिम्मा उनको दिया गया है। इसी तरह से तमाम जितने मंत्री हैं उनको उस जिले की प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि वो वहां पर जो है तमाम विकास योजनाओं से लेकर आने वाले 27 में हैट्रिक की जो जीत की बात की जा रही है उसको सुनिश्चित कर सकें। ठीक है योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। वहीं रुक करते अगली खबर का, जहां उत्तराखंड के 5 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी है और उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए अलर्ट जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं लोगों को सतर्क रहने और यात्रा में सावधानी की सलाह दी है मौसम विभाग ने। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ है। योगेश, क्या कुछ जानकारी है मौसम को लेकर? उत्तराखंड के 5 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। और ऐसे में अगर उत्तराखंड के मौसम विज्ञान केंद्र की बात करें तो वहां से जिस तरह की अपडेट निकल कर सामने आई है उसी के चलते जो है उसी इलाके में बर्फबारी की संभावना जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। अगर प्रमुख जिलों की बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है।
इसके चलते अगर देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ने के आसार है। मैदानी इलाकों में भी मौसम साफ रहने की संभावनाएं रहेंगी। उसके साथ साथ जो है मैदानी इलाकों में भी ठंडक का जो असर है वो देखने को मिलेगा। जिस तरह से मार्च के प्रारंभ होते ही जो है गर्मी का एहसास होने लगा था, लेकिन उसके बाद जो है अब मौसम के तेवर जो है वो फिर से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जिस तरह से 5 जिलों में बारिश रहेगी, उसके निश्चित तौर पर पहाड़ में ठंड बढ़ेगी, मैदानी इलाकों में इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि लोगों को सतर्क रहने और यात्रा में सावधानी की सलाह जो है वो लगातार दी जा रही है। और इसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं जो इस पर्वतीय इलाके हैं जहां पर जो देखने को मिल रहा है कि बर्फबारी हो सकती है, तो वहां पर एवलांच का खतरा भी बन सकता है। इसलिए उसको लेकर भी लोगों से सलाह दी जा रही है कि वहां ऐसे इलाकों में वह न जाए जहां के बारे में वह जानकारी नहीं रखते हैं। कभी इस तरह के खतरे पैदा हो सकते हैं। जी योगेश, क्या कुछ जानकारी है? क्या मौसम विभाग ने बताया है कब तक ये मौसम साफ हो सकता है? देखिए, अभी 102 दिन के लिए जिस तरह से ये अलर्ट जारी किया गया है, देखना होगा कि 1-2 दिन जिस तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, उसके चलते जो है 5 जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है। बारिश किस तरह से रहती है, बर्फबारी कितनी जिस तरह संभावनाएं व्यक्त की जा रही है उस तरह की बर्फबारी होती है नहीं होती है, देखने वाली बात होगी। उसके बाद असर मौसम पर किस तरह पड़ता है, लेकिन 1 से 2 दिन जो है मौसम विभाग ने जताया है कि इन 2 दिनों के अंदर बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। ठीक है योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। वहीं रुक करते अगली खबर का, जहां केदारनाथ धाम यात्रा के सुगम और सुव्यवस्थित संचालन के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने जवाड़ी बाईपास मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। ये बाईपास जवाड़ी से प्रारंभ होकर रुद्रप्रयाग टनल तक लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा है, जो केदारनाथ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि बीते मॉनसून सीजन में इस बाईपास मार्ग पर भूस्खलन के नुकसान हुआ था, जिससे मार्ग प्रभावित हुआ था। वहीं उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि यात्रा प्रारंभ होने से पहले मार्ग को पूर्ण रूप से सुचारू किया जाए, ताकि आमजन और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। वहीं डीएम ने कहा कि मार्ग पर क्रैश बैरियर्स, पैराफिट बॉल्स और रिटेनिंग वॉल्स का निर्माण किया जा चुका है। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सड़क की स्थिति वर्तमान में बहुत अच्छी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि 4 धाम यात्रा संचालन से पूर्व जो भी महत्वपूर्ण सड़कें हैं जो यात्रा से संबंधित हैं, वो प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले उनको ठीक कराया जाना चाहिए, ताकि आम जनमानस जो भी यहाँ पर यात्रा की जा रहा है उनको असुविधा ना हो। आज मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, देखा गया कि कुछ हिस्सा ऐसा है जिसको आरबीएनएल या रेलवे द्वारा जो कार्य किया जाए उसके द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है। उनको भी मौका दिया गया था इसको ठीक करने के लिए, लेकिन चूंकि यात्रा समय बहुत कम है, उनके द्वारा इसको गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया है। तो अब यही निर्देश दिए गए हैं कि इसको एनएच टेकअप करेगा, कि इसको यात्रा से पूर्व राइडेबल कंडीशन में या और बेटर कंडीशन में इसको ठीक करें। और जहाँ पर क्रैश बैरियर टूटे हैं उनको ठीक करा लिया है, पैरापेट वॉल भी लगवा दी है। लेकिन इसको इस तरीके से बनाया जाए ताकि यात्रा सुगम हो सके, गड्ढा मुक्त हो सके, और जहाँ पर सड़क स्थिति बहुत ही खराब है वहाँ पर पूरी तरीके से बनाया जाएगा। जहाँ छोटे गड्ढे हैं वहाँ पर पैच वर्क किया जाएगा। और मैंने इनको टारगेट दिया है कि 5 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच इसको पूर्ण कर लें, और जल्द ही इसमें उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। तो ये अत्यंत आवश्यक कार्य है, मुझे उम्मीद है कि जल्दी पूरा होगा। डीएम सर के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो जवाड़ी बाईपास का पूरा एरिया है 3.48 किलोमीटर, इसको पूरी तरीके से राइडेबल यातायात सुगम बना दिया जाए। तो यात्रा के पहले इसको पूरा कंप्लीट करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पोर्शन है, इसको हमको 5 अप्रैल तक कंप्लीट करना है। वहीं मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव में रजत अग्रवाल ने पूरे पैनल के साथ भारी बहुमत से जीत दर्ज की। दरअसल श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में मतदान किया गया, जिसमें 844 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं मतगणना के बाद अध्यक्ष पद पर रजत अग्रवाल 668 वोट लेकर भारी बहुमतों से विजयी हुए। इसके साथ ही महासचिव पद पर जगजीत कुकरेजा, उपाध्यक्ष पद पर अतुल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पद पर नागेंद्र उनियाल, महासचिव पद पर सलीम अहमद ने भारी मतों से जीत दर्ज की। चुनाव परिणाम के बाद रजत अग्रवाल के समर्थकों की ओर से ढोल, नगाड़े और आतिशबाजी के साथ शहर में जुलूस निकाला गया, जहां पर व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि पिछले 17 सालों से उन्होंने व्यापारियों के हितों के लिए कार्य किया है और एक बार फिर व्यापारियों ने उन पर अपना विश्वास जताया है।
मैं सबसे पहले मसूरी के समस्त व्यापारी भाइयों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करूंगा। ये चुनाव 5 साल बाद हुआ। पिछली बार हम लोग निर्विरोध चुने गए थे, किसी ने नामांकन नहीं भरा था। उससे पहले 2021 में चुनाव हुआ था और 2 पदों पर चुनाव बिल्कुल इसी प्रकार से हो जैसे आज हुआ है। बहुत ही कड़ी टक्कर थी और तभी भी हमें हमारे समस्त व्यापारी भाई बहनों ने अपना आशीर्वाद दिया था और आज फिर से एक बार हमें आशीर्वाद मिला है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अपने समस्त व्यापारी भाई बहनों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनकी हर उम्मीद पर खरा उतरूंगा, हर वो कार्य करूंगा जिसकी वो हर व्यापारी भाई बहन उम्मीद करता है। बाजारों के सशक्तिकरण की बात करें, व्यापार भवन की बात करें, व्यापारियों की सुविधाओं की बात करें, व्यापारियों की अर्थव्यवस्था में सुधार की बात करें, हर वो कार्य करूंगा जिससे व्यापारी का हित हो। कभी भी व्यापारियों में किसी राजनीतिक बात ना आने दूंगा और आगे बढ़ चढ़कर व्यापारियों के विकास की बात निरंतर हर पटल पर करता रहूंगा। ये मेरा वादा है। सर्वप्रथम मैं हमारे समस्त व्यापारी भाइयों का, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपना विश्वास पुनः 5वीं बार मेरे ऊपर जताया और आज मैं मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन का 5वीं बार लगातार महामंत्री बना हूँ। मैं समस्त अपने व्यापारी भाइयों का हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिन लोगों के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ आया हूँ। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे अध्यक्ष रजत अग्रवाल जी का, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और वो मेरे गुरु भी हैं और मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक रही बात, देखिए आपने कहा कि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट थी, लेकिन ये प्यार आज मुझे मिला है। सुरेश जी जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं वो भी मेरे अंकल हैं और बड़े भाई हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ कोशिश करूंगा कि आगे भविष्य में उनके साथ मिलकर संस्था की बेहतरी के लिए कार्य करूं। चंपावत से है, जहां चंपावत के लोहा घाट क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय पुल्ला में तैनात शिक्षक राजेंद्र सिंह पत्नी और 2 बच्चों के साथ देवीधार मंदिर की ओर जा रहे थे, तभी कली गांव के पास अचानक स्कूटी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि स्कूटी एक झाड़ी में अटक गई। बच्चों की चीख पुकार सुन कली गांव के पूर्व प्रधान नारायण सिंह पुजारी, पीयूष मेहता और अन्य ग्रामीण दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। युवा पीयूष ने जान की परवाह न करते हुए खाई में उतरकर ग्रामीणों की मदद से किसी तरह परिवार को खाई से बाहर निकाला। वहीं दुर्घटना में शिक्षक राजेंद्र सिंह, उनकी पत्नी और 4 साल की बेटी और 2.5 साल का बेटा घायल हो गए। सभी घायलों को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। वहीं शिक्षक राजेंद्र सिंह को अंदरूनी चोटें आई हैं और उनके बेटे के हाथ में भी फ्रैक्चर है। बच्ची व मां की स्थिति ठीक बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ने से देश की तेल विपणन कंपनियों पर भारी दबाव बढ़ रहा था। इस दौरान उनके घाटा भी हो रहा था। अब सरकार ने तेल कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटाने का फैसला किया है। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके कारण उपजे ऊर्जा संकट के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब सरकार ने प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। सरकार के इस कदम के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जो पहले 13 रुपए थी, अब वो घटकर 3 रुपए रह गई है और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो पहले 10 रुपए थी, वो अब 0 हो गई है। वित्त मंत्री का कहना है कि इससे जनता को बड़ी राहत मिलेगी। फिर भी ले आए और हमारी जनता को समय समय पर सही क्वांटिटी जितना भी मिलना चाहिए उतना मिलने का इंतजाम करें। इसीलिए आज इस निर्णय के कारण सप्लाई कमी नहीं होगा, सप्लाई में अवेलेबिलिटी में कमी ना होगा। जनता को डीजल भी, पेट्रोल भी, क्रूड भी मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इमरजेंसी में एक मीटिंग बुलाई और इस विषयों के ऊपर चर्चा गोष्ठी करके तुरंत निर्णय किए और इसके जितने भी करना है काम वो सब कल रात को ही हमारे मंत्रालय भी और पेट्रोलियम मंत्रालय भी बैठकर काम करके आज इस निर्णय हमने घोषणा कर। ये कदम पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच कच्चे तेल की बढ़ती वैश्विक कीमतों से जूझ रही तेल विपणन कंपनियों HPCL, BPCL और IOC को राहत देने के लिए उठाया गया है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में करीब 50% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सरकार ने संकट के बावजूद अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे हैं, जिससे देश में ईंधन विपणन कंपनियां दबाव में थी। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटने पर अब एनडीए के नेता पीएम मोदी की तारीफ करने में जुटे हैं। देखिए, वैश्विक संकट के समय पर देश के प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर हैं।
जनता को कैसे राहत मिल सकती है उस पर उनका हमेशा दृष्टिकोण रहता है। और मैं कह सकता हूँ आज जिस प्रकार की छूट दी गई है ये अपने आप में एक सराहनीय कदम है। मैं अपेक्षा भी करता हूँ सभी राज्य सरकारें भी किस प्रकार से पेट्रोल डीजल में किस रूप में छूट दे सकते हो, देने का जरूर प्रयास होना चाहिए। इस महीने की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतें $119 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, जो बाद में घटकर करीब $100 प्रति बैरल रह गई। दिल्ली में फिलहाल पेट्रोल की कीमत ₹94.77 है और डीजल ₹87.67 प्रति लीटर पर स्थिर है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 88% और प्राकृतिक गैस का करीब आधा आयात करता है। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष के नेताओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। देखिए, अपोजिशन हमेशा शंका के दायरे में रहता है और क्योंकि ये तो सत्य है कि भाई इस समय जिस प्रकार का युद्ध चल रहा है, पूरे जो संकट पूरे विश्व के अंदर खड़ा हुआ है, उस संकट से उभरने का प्रयास होना चाहिए। जहाँ युद्ध है वहाँ शांति बहाल होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री लगातार इस में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमको अपने देश के दृष्टिकोण से सब प्रकार के लिए तैयार रहना चाहिए और प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीरता से हर समस्या के समाधान के लिए काम करते हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले पर विपक्षी नेताओं का कहना है कि बीजेपी के लोग ऐसे प्रचार कर रहे हैं जैसे कोई मंत्री घर से पैसा दे रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि कई राज्यों में चुनाव है, लिहाजा सरकार को ये फैसला मजबूरी में लेना पड़ा ताकि वोट बैंक नाराज न हो जाए। चुनाव के बाद सरकार फिर से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देगी। एक ओर तेल और गैस की समस्या को लेकर आम जनमानस परेशान है, दूसरी ओर सरकार तेल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ा रही है और तेल और गैस का संकट भी नहीं मान रही है। अगर तेल और गैस का संकट देश में नहीं है तो गैस की कीमतें, डीजल पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही हैं, ये जनता जानना चाहती है। अब सरकार कह रही है कि तेल और गैस की कीमतें बढ़ी जरूर है, लेकिन इस समस्या का समाधान हम उत्पाद शुल्क घटा करके निकालेंगे। 10% उत्पाद शुल्क घटाने के बाद भी इस समस्या का समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तेल और गैस की आपूर्ति नहीं हो रही है। जब तक आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं होगी, सरकार अपनी शर्तों पर तेल और गैस नहीं खरीद पाएगी। अमेरिकी दबाव में अगर तेल और गैस खरीदना पड़ेगा उसके मनमाने तरीके से, तो कैसे जो है देश में इसकी कीमतें घटेंगी, कैसे इस समस्या का समाधान निकलेगा, कैसे निर्बाध रूप से जो तेल और गैस की आपूर्ति होगी, ये तो सरकार ही बता सकती है। युद्ध की वजह से पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों पर बड़ा असर पड़ा है, लेकिन सरकार के इस फैसले से तेल कंपनियों ने राहत की सांस ली है। उम्मीद है कि जनता को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की बढ़ती कीमतों के कारण तेल कंपनियों पर लगातार दबाव बढ़ रहा था, लगातार घाटा बढ़ रहा था, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है, जिसके बाद बड़ा जो फ़ायदा है वो तेल कंपनियों को भी पहुंचेगा और हो सकता है इसका फ़ायदा स्थानीय लोगों तक भी पहुंचे या लोग जो पेट्रोल भराते हैं उन तक भी पहुंचे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और जो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13% थी उसको घटाकर, यानी कि 10% घटा करके 3% की ही एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर रहेगी। साथ ही डीजल पर जो 10% तक एक्साइज ड्यूटी थी है उसको भी घटाकर शून्य कर दिया गया है। यानी कि लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध जैसे हालात बने हुए थे और उस दौरान ये भी देखा जा रहा था कि जो तेल के रेट हैं वो लगातार उछाल कर रहे थे और ऐसे में तेल के रेट को संभालना एक बड़ी चुनौती भी थी और ऐसे में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एक्साइज ड्यूटी 10% तक घटा दी है, यानी कि अब केवल पेट्रोल पर 3% तक एक्साइज ड्यूटी रहेगी और डीजल पर 0% तक एक्साइज ड्यूटी रहेगी। देहरादून से हॉर्नबिल टीवी के लिए विशाल गर्ग। वहीं देश के कई शहरों के साथ ही उत्तराखंड के कई जिलों में आज भी गैस की किल्लत की खबर सामने आ रही है। ये अलग बात है कि सत्ता पक्ष और गैस एजेंसियों का दावा है कि अब परेशानी नहीं है, लेकिन स्थिति यह है कि लोग आज भी परेशान हैं। वहीं राजधानी में गैस सिलेंडर 6ठे दिन पहुंच रहा है तो वहीं हरिद्वार में 5वें दिन पहुंच रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। आप हमारी ये जरा खास रिपोर्ट देखिए। राजधानी देहरादून में करीब 70 गैस एजेंसियां सक्रिय हैं, जहां भगवानपुर, हरिद्वार और लोनी स्थित बॉटलिंग प्लांटों से नियमित रूप से गैस की आपूर्ति हो रही है। इसके बावजूद एजेंसी के अनुसार कहीं दूसरे दिन तो कहीं 8-10 दिन में सिलेंडर पहुंच रहा है। देहरादून में औसत वितरण समय 5 दिन दर्ज किया गया है। गैस सिलेंडर मिलने में हो रही देरी को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि सरकार केवल लोगों को गुमराह कर रही है और सरकार के पास पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है।
राजधानी देहरादून सहित पूरे प्रदेश में गैस की किल्लत ज्यों की त्यों बनी हुई है। लोग लगातार गैस को लेकर के परेशान हैं। सरकार गैस की किल्लत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी राजधानी देहरादून में गैस बुकिंग के लगभग 7 दिनों के बाद उपभोक्ताओं को किसी तरह सिलेंडर मिल रहा है और बहुत से लोग तो जो है इसलिए परेशान है कि ना तो उनकी गैस बुक हो पा रही है, ना उनको सिलेंडर मिल रहा है। अगर गैस की कोई समस्या है तो सरकार को उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर आप समस्या को स्वीकारेंगे नहीं तो उसका समाधान कैसे निकलेगा? अगर गैस की कोई दिक्कत नहीं है तो उपभोक्ताओं को परेशानी क्यों हो रही है? ये एक सोचने वाला सवाल है। अब गैस की समस्या से आम उपभोक्ताओं को कैसे निजात मिलेगी ये तो सरकार ही बताएगी, लेकिन जो सरकार सच को स्वीकार नहीं कर रही है वो समाधान क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। जल्दी से जल्दी जो है गैस की वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर सरकार को विचार करना चाहिए और उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो इस पर जो है तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। 11 से 13 मार्च के बीच गैस की कमी की अफवाहें फैलने पर अचानक बुकिंग बढ़ गई। उस दौरान 25 और 45 दिन का नियम लागू नहीं था, जिससे सर्वर पर अधिक लोड पड़ा और तेल कंपनियों के सॉफ्टवेयर प्रभावित हो गए। यदि किसी दिन बॉटलिंग प्लांट बंद रहता है तो उस दिन की सप्लाई प्रभावित होती है। उससे अगले दिनों में बैकलॉग बढ़ जाता है और डिलीवरी में देरी हो सकती है। तो वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार का पूरा ध्यान इस ओर है, किसी तरीके की कोई कमी गैस की नहीं होगी। देखिए, गैस की वजह से जो लोग अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं वो इस तरह की अफवाहों में ना आए, क्योंकि जनता के हित में लगातार सरकार अपने फैसले ले रही है और सरकार के पास गैस भी है और उसकी खपत भी बाकायदा बदस्तूर ठीक है। तो इसलिए लोगों को इन चीज़ों में नहीं आने की आवश्यकता नहीं है। लोग राजनीति रोटियां इसमें सेकने का काम कर रहे हैं। रही बात एक्सरसाइज जो है हमारी कम करने की, तो जनहित में ये फैसला सरकार ने लिया है। तो जाहिर सी बात है कि जब वहाँ से कुछ महंगा मिलेगा और कंपनियों को उसमें नुकसान होगा तो उसकी भरपाई सरकार ने अपने ऊपर ले ली है, ताकि किसी को नुकसान ना हो और जनता के ऊपर इसका भार ना पड़े। तो मुझे लगता है कि जो लोग हम पे आरोप लगाने का काम करें, जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहाँ तो पेट्रोल डीजल पर उन्होंने रेट बढ़ाने का काम कर दिया, हिमाचल में 5 रुपये बढ़ाने का काम कर दिया, कर्नाटक और तेलंगाना तक में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर तो यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी ने लगातार जनहित में अपने फैसले ले रहे हैं और केंद्र सरकार ने भी इसमें कहीं ना कहीं बेहतर फैसला लिया है। राजधानी देहरादून में अभी भी लोगों को गैस सिलेंडर लेने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी के 6ठे दिन गैस सिलेंडर पहुंच रहा है तो वहीं हरिद्वार में 5वें दिन। ऐसे में बुकिंग के बाद उपभोक्ताओं को औसतन 5 से 7 दिन का इंतजार भी करना पड़ रहा है। ये हालात कब सुधरेंगे, कब सामान्य हो जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। गैस के लिए अभी भी लोगों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में गैस सिलेंडर घरों तक पहुंचने में लगभग 6 दिन का समय लग रहा है, तो वहीं हरिद्वार में भी 5 से 6 दिन का समय लग रहा है। यानी कि लगभग 1 हफ्ते का जो इंतजार है वो उपभोक्ताओं को करना पड़ रहा है गैस सिलेंडर बुक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये भी देखा जा रहा है कि गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें भी लगी हुई हैं। लगभग राजधानी देहरादून में ही 70 गैस एजेंसियां हैं जिनके बाहर भीड़ भी देखी जा रही है और 70 गैस एजेंसी होने के बावजूद भी सप्लाई काफ़ी कम है, जिससे अब लोगों में ये भी है कि कब उनका सिलेंडर पहुंचेगा। हालांकि हालात को सुधारने के लिए लगातार सरकारें काम भी कर रही है। राज्य सरकार साफ तौर पर यह निर्देश दे चुकी है कि गैस सिलेंडर समय पर लोगों को मिल सके, इसके लिए योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं। तो वहीं विपक्ष इसको लेकर सवाल भी बार बार खड़े कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार पूरी तरह से नाकाम है, तो वहीं लोगों को लंबा इंतजार गैस सिलेंडर के लिए अभी भी करना पड़ रहा है। ये हालात कब सामान्य होंगे ये खैर देखने वाली बात होगी। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए हॉर्नबिल टीवी के साथ। नमस्कार।